नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एम लक्ष्मीकांत को आगे बढ़ाते हुए सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। हम लोग जो भारतीय नागरिकता है या विदेशियों का भारत में क्या किस कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इस प्रकार हम लोग ये भी जानेंगे जो आर्टिकल 5 से 11 में जो सिटीजनशिप का जो प्रावधान किया गया है संविधान के तहत वो क्या है, और हम लोग ये भी जानेंगे नागरिकता किस प्रकार ली जाती है अन्य लोगों द्वारा। वो पूरी प्रक्रिया स्वतंत्रता अधिनियम के बाद से जो भी थी उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। नागरिकता होती क्या है पहले उसको थोड़ा सिंपल समझेंगे, फिर हम लोग उसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, अगर संविधान के तहत बात करें जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 5 से 11 में किया गया है। हम लोग 5 से 11 में जो भी प्रावधान है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार ये प्रावधान हमें किस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल से दो तरह की। आप लोगों को पता है अगर कोई भी देश होता है या विभिन्न प्रकार के देशों में अपनी अपने देश की नागरिकता होती है, मतलब उस देश के पर्टिकुलर नागरिकों से संबंधित जो होते हैं या उस देश के रहने वाले जो लोग होते हैं जिसे हम लोग उनके स्वदेशी नागरिक या उसे नागरिक कहते हैं उसी देश की, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई किसी या विभिन्न राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग होते हैं, मतलब अलग अलग जिस प्रकार राज्य हैं उन्हीं की तरह क्या है भारत में भी दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मतलब लोग यानी पीपल्स। तो उसमें देखते हैं एक तो होता है नागरिक, सबसे पहले एक ऐसा होता है वो नागरिक, और दूसरा होता है विदेशी जो भारत में रह रहे हैं। एक तो नागरिक है, ठीक है ना, जो भारतीय मूल का है, ठीक है, और दूसरा है जो विदेशी है, मतलब दूसरे देश से संबंधित है और जो कि भारत में रह रहे हैं। तो एक प्रकार क्या हो गया, तो दो स्थिति कौन सी हो गई, एक तो हो गई नागरिक और दूसरी विदेशी। तो हम दोनों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नागरिक, नागरिक का मतलब क्या हो गया, नागरिक का मतलब ये हो गया भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। मतलब ये जो नागरिक होते हैं भारतीय, मतलब एक तरीके से मूल नागरिक कह सकते हैं हम लोग, पूर्णतया भारत के नागरिक माने जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। इसके अलावा इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भी सिविल प्रकार की या राजनीति से रिलेटेड जो भी अधिकार है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से भारतीय मूल के नागरिकों को या भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी सिविल और राजनीतिक अधिकार है, ठीक है ना, इन नागरिकों को दिए गए हैं। ये क्या है, भारतीय मूल के नागरिक हैं, समझ रहे ना। और अब बात आ जाती है, ये तो हो गई नागरिक की बात, आगे बात आ जाती है विदेशी। तो विदेशी का मतलब क्या होता है, जो विदेशी लोग होते हैं वे क्या होता है, किसी अन्य राज्य के नागरिक। ये क्या लोग हैं, ये जो आप लोग देखते हैं कई कबार अपन लोग देखते हैं विदेशी नागरिक भारत में पर्यटन के रूप में आते हैं, पर्यटक में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग हर जगह पर आप लोग जो भी बड़े बड़े हेरिटेज एरियाज हैं वहां पर आप लोग देखते ही हैं। तो अलग अलग विभिन्न राज्यों से देश कुछ समय के लिए भारत में आते हैं। तो ये क्या लोग हैं, ये लोग हैं विदेशी, समझ रहे हैं ना, विदेशी भारत में आते हैं। तो ये क्या हो गया, किसी अन्य राज्य के जो भी नागरिक होते हैं दूसरे देशों के, उसे क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। इसके अलावा इनको जो है सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त जिस प्रकार नागरिकों को है इनको नहीं है, मतलब सिविल और राजनीतिक अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। जो पूर्णतः भारत के सदस्य है वो नागरिक है, इनको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, और दूसरे इसमें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशियों को, जो कि अलग दूसरे देशों से आते हैं, ठीक है ना, दूसरे देशों के नागरिक होते हैं। क्लियर हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी नागरिक। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो विदेशी नागरिक है इनको भी दो प्रकार में बांटा गया है। एक क्या हो गया, विदेशी मित्र नागरिक होते हैं, एक विदेशी शत्रु, मतलब शत्रु देश से संबंधित होते हैं। तो विदेशी मित्र वाले जो होते हैं जो सकारात्मक संबंध रखते हैं भारत के साथ। विदेशी मित्र कौन से होते हैं, जो सकारात्मक पॉजिटिव संबंध रखते हैं भारत के साथ, मतलब अच्छे संबंध होते हैं उनके साथ, अच्छे व्यवहार होते हैं और बाकी अच्छी बिजनेस प्रक्रियाएं होती है। तो वो क्या है, सकारात्मक संबंध है, मतलब पॉजिटिव वे के साथ ये कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स की तरह। और दूसरा ये होता है एनिमी की तरह होता है, मतलब उन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, समझ रहे ना।
युद्ध चल रहा होता है तो ये स्थिति कौन सी होगी, विदेशी शत्रु वाली, और ये विदेशी मित्र वाली कौन सी होगी, मतलब उनके साथ सकारात्मक स्वभाव या सकारात्मक जो कनेक्टिविटी होती है वो मित्र देशों के साथ, और जिनके साथ युद्ध चल रहा होता है वो शत्रु देशों के साथ है। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को विदेशी नागरिकों में भी दो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, नागरिक और उसमें विदेशी, विदेशी में विदेशी मित्र अलग होते हैं और विदेशी शत्रु अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों कि जो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो कि विदेशों को नहीं है। ये ध्यान रखना दोस्तों, सवाल यहां से बनता है कि जो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार है वो कौन से हैं, या वो कौन से अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए। अब देखिए, अब सबसे पहले पॉइंट देखते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। संविधान में ये उपबंध किया गया है, जो विशेष प्रावधान है, विशेष उपबंध है भारतीय नागरिकों के लिए। तो वो कौन कौन से अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है, जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वो तो हम उसमें डिटेल में जानेंगे, फिर भी जो भी अधिकार इसमें दे रखे हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उसमें ये प्रावधान किया गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो ये क्या है, ये भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार है, ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार का जो मौलिक अधिकार का उपबंध है, भारतीय नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कानूनी लड़ाई में। जब भी इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो आप लोग ये भारतीय नागरिकों के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि विदेशियों के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या, लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार। ये क्या कर, लोक नियोजन में आप लोग देखेंगे इसी प्रकार की कुछ स्थिति होती है, धर्म, मूल वंश, जाति और निवास स्थान का भी इसमें रोल रहता है। तो ये आर्टिकल 5 और 6 में जो प्रावधान किए गए हैं ये भारतीय मूल के नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी नागरिकों के लिए। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक और है वो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, अन्य विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। वो होती है आर्टिकल 19 में, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 19 का ये भी जो मौलिक अधिकार है ये भारतीयों को, भारतीय मूल के नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को। समझ रहे ना। तो आर्टिकल 15, 16, 19 ये क्या है, भारतीय मौलिक या भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके आगे क्या कह रहे हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकल 29 और 13 मतलब 29 और 30 आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित। तो ये भी अधिकार किनके हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों को। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभा मतदान करने का अधिकार है। मतलब भारतीय मूल के या भारतीय नागरिकों को जो लोकसभा और विधानसभा द्वारा मतदान, मतलब लोकसभा और विधानसभा में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके दौरान निर्वाचन में चुनाव अपना मत देने का अधिकार है। समझ रहे हैं ना। जो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है ना, तो भारतीय मूल के नागरिकों को ये परमिशन है कि वो वोट दे सकते हैं। जिस प्रकार अपन लोग वोट देते हैं, तो वो जो प्रावधान या वो अधिकार है विदेशियों का नहीं है। विदेशी नागरिक हैं जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में वोट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को और कौन से अधिकार दिए गए संसद द्वारा, मतलब संविधान द्वारा। तो देखिए, संसद और विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। अब यहाँ पर तो अपन लोगों ने वोट देने की बात की, और आगे अब क्या कह रहे हैं, जो संसद के लिए एज ए सांसद के रूप में खड़े होना या विधायक के रूप में खड़े होकर हम लोग क्या है उसके सदस्यता संसद की और लोकसभा विधानमंडल की, तो इसके जो सदस्यता ग्रहण करने के लिए चुनाव लड़ने का, एज ए कैंडिडेट चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। वो किनको है,
भारतीय नागरिकों को है, ना कि विदेशी नागरिकों। क्लियर हो गया? तो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्या कह रहे हैं, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से, इसके आगे का पॉइंट है ये आधार थे, ये क्या थे, जो ऐसे जो कुछ राइट्स थे जो कि केवल नागरिकों के लिए दे रखे हैं, ना कि विदेशियों के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो इसमें क्या कर रहे हैं, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ये भारत के संविधान की विशेषताओं में एक और देख सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं इसमें क्या है, जन्म से भी या प्राकृतिक रूप से भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, केवल आप जन्म से ही, अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तो ही आप वहां के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप लोग भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, भले आपका जन्म किसी अन्य देश में हुआ हो, लेकिन आप जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करने के बाद अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली जाती है और आपका जो टाइम पीरियड है वो मतलब ऑलमोस्ट जो रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोग कृत्रिम या जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भी आप लोग खड़े हो सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे अगर बात करें तो आगे हम लोग आर्टिकल 5 और संविधान के अनुच्छेद 5 से 6 में के 5 से 11 के जो भी प्रावधान किए गए हैं, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में और 10 और 11 में, इसमें क्या प्रावधान किए गए संविधान में, उसको स्पष्ट भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। सवाल हमेशा उससे लिंक होकर आते हैं, तो वो आपका बेसिक होता है। तो इसलिए आप लोगों को अभी हम लोग पहले 5 को समझेंगे, फिर 6 को, फिर इस प्रकार आप लोग 11 तक के जो भी प्रावधान किए गए भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में आप लोगों को पता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए 5 से 11 में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो 5 में, आर्टिकल 5 में जो प्रावधान किए गए पहले उसमें देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 5 में बता रखा है कि जो आर्टिकल 5 के अंतर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिकार मतलब अधिवास करता है, इसमें कहा गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के अधिवास मतलब भारत के क्षेत्र में रहता हो, उसके लिए क्या प्रावधान है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। पहला क्या पॉइंट है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। इसके अलावा जिसके माता या पिता में से कोई या दोनों भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। क्या कह रहे हैं, जिनके माता पिता में से या तो माता या पिता जिनका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो या दोनों का जन्म हुआ हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो संविधान के प्रारंभ में मतलब संविधान का जब प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 में, उससे 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, उससे ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। ये ऐसे व्यक्ति जो होंगे, इसका प्रावधान 5 में तो किया गया हो, ये क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन से, आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता या दोनों में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 जब किसका संविधान का प्रारंभ हुआ था उससे ठीक 5 साल पहले भारत में रह रहा हो। समझ रहे ना? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 5 में ये प्रावधान किए गए हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 6 में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 6 के प्रावधान की बात करें तो इसमें देख आर्टिकल 6 क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रवासन मतलब माइग्रेशन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नागरिकों से संबंधित प्रावधान। अब ये क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 6 कह रहे हैं कि माइग्रेशन संबंधी मतलब पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का, पाकिस्तान से भारत में प्रवासित लोगों को नागरिकता के संबंधित प्रावधान किसमें किए गए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आर्टिकल 6 में ये प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए उसको समझते हैं। सबसे पहला प्रावधान है, जिन व्यक्ति ने या जो भी व्यक्ति है 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवासन किया हो, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रवासन किया हो, प्रवासी नागरिक बोलते हैं ना, तो वही है दोस्तों। आज भी लगातार प्रवासन हो रहा है, कोई ना कोई इकोनॉमिकल स्थिति, पॉलिटिकल बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण एक देश से दूसरे देशों के और नागरिकों का प्रवासन हो रहा है। भारत में तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट है, जिन व्यक्ति ने 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवासन किया हो मतलब भारत में प्रवेश किया हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 19 जुलाई 1948 के बाद
प्रवसन किया हो और संबंधित अधिकारों से संबंधित रजिस्ट्रेशन कराया हो। मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद में प्रवसन तो किया हो, लेकिन संबंधित डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया हो। उससे पहले तो नॉर्मल हुआ हो, ठीक है ना, 19 जुलाई 1948 संबंध पहले तक तो नॉर्मल था, उसके बाद से क्या हुआ, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करवाया गया हो। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से भारत में प्रवासित होने वाले नागरिकों को नागरिकता मिली, उनका ये प्रावधान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? आर्टिकल 7 कह रहा है अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि कोई भारत का नागरिक जो 1 मार्च 1947 के बाद किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की ओर प्रवासन करता है जो पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 में एक ऐसे राज्य क्षेत्र की ओर, मतलब पाकिस्तान की ओर प्रवेशित या पाकिस्तान से अधिकृत या पाकिस्तान का क्षेत्र में प्रवेश करता हो, अंतर्गत आता हो, मतलब पाकिस्तान के हिस्से के अंतर्गत आता हो, उसे अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। समझ रहे हैं ना? कोई भारत का नागरिक जो 1 मार्च 1947 के बाद ऐसे राज्य क्षेत्र की ओर प्रवेशन करता है जो पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये प्रावधान है जो किसमें किया गया है? आर्टिकल 7 में, ठीक है। आर्टिकल 8 की बात करते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 8 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं, मतलब खुद या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1936 में परिभाषित भारत में जन्मा हो और भारत के बाहर किसी भी देश में मामूली तौर पर रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को भारत का ही नागरिक समझाया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं जो भारत शासन 1936 अधिनियम के तहत परिभाषित होना चाहिए, जिसमें से नाना नानी, दादा दादी, माता पिता में से, और वो उनमें से कुछ लोग हैं जो कुछ समय के लिए दूसरे देश में निवास कर रहे हैं, तो उसे भी क्या है? भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ रहे ना? लेकिन जो भारत शासन अधिनियम 1936 के अंतर्गत भारत में जन्मा हो या परिभाषित हो, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? आर्टिकल 8 कह रहा है यदि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा किसी कारण वह विदेशी नागरिकता को अपनी इच्छा के अनुसार अर्जित करता है, तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन किसी कारणवश विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उससे क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो जो आपके वर्तमान किसी भी देश से संबंधित उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप दूसरे देश के नागरिक कहलाओगे। ये प्रबंधन किसमें किया गया है? आर्टिकल 9 में बताया गया। तो ये ध्यान रखना किसमें किससे रिलेटेड बात की गई हो। अब हम लोग आगे वाले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल 10 में थोड़ा डिटेल में बताया गया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहते हैं? संविधान के भाग 10 के आर्टिकल 10 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत व्यक्ति की नागरिकता संबंधी अधिकारों का बना रहना। इस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को बिना किसी भी प्रकार की विधि के उनसे नहीं छीनी जा सकती। मतलब किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को बिना किसी भी प्रकार की विधि, मतलब कानूनी प्रक्रिया द्वारा या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से छीनी जा सकती, बिना कानूनी प्रक्रिया से उससे नहीं छीनी जा सकती है। जैसे कि सबको पता है कि नागरिकता से संबंधित सारे कानून को बनाना हमारे हाथ में नहीं बल्कि संसद के पास शक्ति होती है। जो भी नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है किसके पास है? संसद के पास है। और यह वह बिना किसी विधि के एवं कारण के व्यक्ति की नागरिकता उस व्यक्ति से छीन नहीं सकता। मतलब ये कह रहे हैं जो नागरिकता संबंधित जो भी कानूनी बनाने की प्रक्रिया है वो संसद के हाथ में है, और संसद है बिना किसी विधि या कानून के माध्यम से किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकती है। तो अब आपके दिमाग में आ गया एक पॉइंट तो कि जो नागरिकता का मैनेजमेंट है वो किसके पास है? संसद के माध्यम से ही है। एनआरसी देखा हम लोगों ने, सीए के बारे में विवाद रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंतिम अगर आर्टिकल बात करें 11 की, 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है। तो इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है आर्टिकल 11 में, जो नागरिकता संबंधित जो भी सिटीजनशिप संबंधित कानूनी प्रक्रिया से रिलेटेड कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सके, लेकिन वो भी विधिक प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। बिना विधिक प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है ना। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 से 11 में जो भी प्रबंध थे आप लोगों को आराम से बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो नागरिकता का अर्जन मतलब नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, उनकी प्रक्रिया स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो किस किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत की, उसको हम लोग थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। सबसे पहले है कि भाई जन्म के आधार पर जिसमें आपके माता पिता दादा दादी में से पूर्वजों का किसी का एक का जन्म हुआ कि दोनों का जन्म हुआ, तो एक जन्म के आधार पर आप लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, भारत की। इसके अलावा वंश के आधार पर, आपके पुराने वंश से हम संबंधित बात हो गई, तो वंश के आधार पर भी आप लोग हैं जो भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पंजीकरण द्वारा, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा कर आप लोग 5-7 जो भी टाइम पीरियड है 7 साल 10 साल भारत में अगर लगातार रह रहे हो तो आप लोग 7 साल के बाद में नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, टाइम पीरियड के बाद में। ठीक है ना, जो टर्म्स और कंडीशन उसको कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कागजी कार्रवाई द्वारा, या आप लोग उसकी जो प्रक्रिया है भाई इतने टाइम आप रेगुलर 7 साल से रह रहे हो तो आप लोग भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक रूप से ये हो गया कि मतलब आप 12 महीने से लगातार रह भी रहे हो, ठीक है ना, भारत में, और आपका चरित्र व्यवहार पूरा राष्ट्रपति की नजर में भी या सभी की नजर में ओवरऑल जो आपका व्यवहार से लगा के सारे जो भी डाटा है वो पॉजिटिव है, तो आप लोग प्राकृतिक रूप से भी रह सकते हो। इसके अलावा क्षेत्र समाविष्ट का मतलब ये हो गया, अगर भारत किसी देश को जीतता या किसी दूसरे देश का भारत में हिस्सा मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो उससे क्या हो गया, इससे जो भी उस देश से संबंधित नागरिकता संबंधित, जैसे मान लो 1962 में पांडिचेरी जो पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, जो पांडिचेरी की बात करें तो उसको भारत में सम्मिलित किया गया, तो क्या हो गया, जो पांडिचेरी के लोग थे तो उसे भी क्या है, भारत के नागरिक ही माना जाएगा। भारत शासन अधिनियम या 1955 है जो नागरिकता संरक्षण, जिसे हम लोग सीए के जो अपडेट था उसमें भी डिटेल में जाना है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग उसको सीए एनआरसी को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो क्षेत्र समाविष्ट का ये मामला हो गया, किसी दूसरे भाग का या दूसरे क्षेत्र को भारत में जब सम्मिलित किया जाएगा तो जनसंख्या संरक्षण, ये नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत वो भी उन देशों के जो भी नागरिक भारत में सम्मिलित हो गए वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र को विजिट करने के बाद जो भी वहां की जनसंख्या है वो भी भारत में सम्मिलित हो जाती है, तो वो क्या है, भारतीय नागरिक माने जाएंगे भारत नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है ना, तो जन्म के आधार पर आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जन्म के आधार पर नागरिकता किस किस रूप में मतलब आप लोग ग्रहण कर सकते हो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आज का अंतिम पॉइंट देखते हैं, नागरिकता की अगर समाप्ति की जा रही है तो वह समाप्त किस प्रकार किया जा सकता है। समझ रहे ना, नागरिकता को समाप्त किस प्रकार किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। नागरिकता की समाप्ति है, देखिए, नागरिकता का परित्याग करके, मतलब ये है दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो आपकी मूल देश से नागरिकता छीन ली जाएगी। समझ रहे ना, आप लोगों को वहां से नागरिकता का त्याग हो जाएगा। तो मतलब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, मतलब 7 साल का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, 7 साल तक अभी दूसरे देश में रहते हो तो आपकी उस देश की नागरिकता ग्रहण करने का प्रावधान हो जाता है। अगर आप उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसके अलावा दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, ये क्या कर रहा है, दूसरे देश की अगर नागरिकता आप स्वीकार कर ली, इसमें तो नागरिकता समाप्ति कि भाई 7 साल से अधिक आप दूसरे देश में रह रहे हो तो ऑटोमेटिक समाप्ति हो रही है। यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली और इधर आप लोगों की खत्म हो गई।
समझ रहे हैं? जैसे आप लोग अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो वहां की जैसे ग्रहण की भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नागरिकता से वंचित किया जाना, मतलब नागरिकता से वंचित किया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी कारणवश अगर आप किसी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी प्रकार की संविधान प्रक्रिया द्वारा उल्लंघन कर रहे हैं, आपका टाइम पीरियड, आपके डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों ने जो पंजीकरण द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाए हैं डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़े हो रखे हैं, डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा आपको। ये ध्यान रखना। तो वंचित की स्थिति में आप लोग कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़े या आपका पंजीकरण सही तरीके से नहीं किया, आप लोगों ने कुछ फर्जीवाड़ा किया हो, इसके अलावा जो आप लोगों ने संविधान का अपमान किया हो, तो ये कुछ पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो नागरिकता की समाप्ति के आधार है। तो कौन कौन से? नागरिकता का परित्याग, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, और नागरिकता से वंचित किया जाए। ये 3 स्टेज है दोस्तों जिससे नागरिकता समाप्त की जाएगी। ठीक है ना? अप्रवासी नागरिक, एनआरसी जो है, सीए, इसको हम लोग दोस्तों आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का ये बेसिक समझ में आ जाएगा। वो करंट का टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।